संविधान एक जीवंत दस्तावेज, कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट। भारत का संविधान सबसे ऊंचा कानून, ये जीवंत दस्तावेज क्यों है? इससे हम क्या समझते हैं? कितने साल हो गए हमें? करीबन 70 साल हो गए हमें। इंडिपेंडेंट हमने पाई, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ उसका हमने क्रियान्वयन देखा कि कैसे संविधान के हिसाब से चीजें की जाती हैं। संविधान को सबसे ऊपर कानून माना गया। इस समय संविधान का क्या रोल रहा भारत की शासन प्रणाली में? संविधान में क्या संशोधन हुए या किस तरीके से संशोधन की चेंज करने की प्रक्रिया है? क्या यह चेंज हो सकता है, क्या यह नहीं हो सकता है, किस तरीके से चेंज होता है? तो भारतीय संविधान के को समय समय पर किस हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से संशोधित किया गया यानी चेंज किया गया। जैसे ये ABCD लिखा गया है, इसको लिख दिया गया ACDE। संशोधन हुआ। जो संशोधन हुआ यानी चेंज हुआ, इससे संविधान का जो मूल ढांचा है, जो इसका कोर है, इसकी जो भावना है, वो चेंज नहीं कभी हुई। संविधान की रक्षा और उसकी व्याख्या में न्यायपालिका की बहुत बड़ी भूमिका है। जुडिशरी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, ऐसा डॉक्यूमेंट है, किताबी तौर पे मौजूद है ये, कि समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से ये इसमें बदलाव आता है। मैं क्या आपको एग्जांपल दूंगा कि एक समय में गीता लिखी गई। गीता को आज हम चेंज नहीं कर सकते। एक समय बाइबल लिखी गई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कुरान, उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक किताबें हैं जिसको लोग अनुपालन करते हैं। संविधान को अगर हम उस तरीके से किताब माने तो क्या उसे परिवर्तन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? कुछ स्थितियां बताता हूं आपको। बहुत सारे राज्य हैं जहां पर कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, परिवर्तन आए, राजनीतिक ऐसे परिवर्तन आए, उठापटक आए, पॉलिटिक्स में ऐसा चेंज हुआ कि उन्होंने जो संविधान लिख रखा था, एक संविधान जो उनका था, उसको उन्होंने परिवर्तित किया, उसको दोबारा तैयार किया, चेंज किया। सोवियत संघ का वो एग्जांपल दूंगा। 74 वर्षों में 4 बार बदला गया है सोवियत संघ का जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 4 बार बदला गया है। 1918, 1924, 1936, 1977। क्योंकि पहले वहां कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका शासन खत्म हो गया, गणराज्य बिखर गया। तो ये जो उठापटक थी, इसमें जो रूसी गणराज्य थे, अलग अलग जो रशियन फेडरेशन थे, उनको अलग तरीके से गठित किया गया। फिर 1993 में यहां पर नया संविधान अंगीकार किया गया, यानी एक्सेप्ट किया गया। भारत की तरफ जरा आइए। जो मैंने आपको पहले बात बताई थी ना, कुरान, बाइबल और गीता की, उसको जरा ध्यान रखिएगा। उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, कोई भी चाहे तो कोई चेंज नहीं हो सकता उसमें। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। अंगीकार मतलब इस समय जो एक तरीके से बना लिया गया, एक्सेप्ट हो गया, साइन हो गया। लेकिन इसको लागू करने की डेट अलग है। ध्यान रखें, 26 जनवरी आप मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस समय 26 जनवरी को 1950 में हुआ था ये। इसको संवैधानिक मतलब प्रॉपर औपचारिक फॉर्मल तरीके से लागू किया गया। बंद यहां गया था, असाइनमेंट सब हो गए थे। कोई भी संविधान आपको क्या लगता है सदा के लिए ठीक है? आज से 20 साल पहले किसी को पता नहीं था कि मोबाइल आएगा, मोबाइल पे इतने सारे काम हो सकते हैं, इंटरनेट से सारी जिंदगी हमारी परिवर्तित हो जाएगी। शायद 20-25 साल के पहले अगर लोगों से पूछें तो मोबाइल शायद वो सोच भी नहीं सकते थे। आज LCD टीवी है, LED टीवी है। आप अपना बिल का जो भुगतान करते हैं, पैसा जो देते हैं, वो आप ऑनलाइन करते हैं। सारे काम ऑनलाइन करते हैं, आप पढ़ते भी आप ऑनलाइन है। ये पहले नहीं सोचा जा सकता था। यानी कि परिवर्तन होता है, समय चेंज होता है। कोई भी संविधान हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत लिखा गया होगा, लेकिन जिस समय वो लिखा गया, जिस समय लिखा गया, वहां पर उस समय परिवेश अलग थे, समय अलग था, उस हिसाब से वो लिख दिया गया। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता है जिसको समय के अनुसार बदलने की हमको आवश्यकता ना पड़े।
ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। हमारा संविधान लचीला है। दो शब्द इसमें बार बार आएंगे, एक कठोर और एक लचीला। हमारा संविधान दोनों ही है, कठोर भी है, लचीला भी है। अब आप कहेंगे ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, या तो कठोर बोल लीजिए या लचीला बोल लीजिए। ऐसा नहीं है। संविधान काफी बड़ा है, कई ऐसी उसमें प्रावधान है जो बड़े कठोर हैं, बहुत इतने स्ट्रांग है कि जिनको बदलना बड़ी टेढ़ी खीर है। लचीले इसलिए है, कई ऐसे प्रावधान हैं जिनको आराम से संसद बदल सकती है। तो हमारा संविधान कानूनों की एक बंद और जड़ किताब नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि इसको बना के रख दिया गया। जो मैंने आपको पहले शब्द कहे थे उसको याद करिएगा। ऐसा नहीं कि हमने ये किताब बना के रख दी है और ये कभी भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होंगे। तो जब किसी चीज में परिवर्तन होता रहता है तो उसे हम कहते हैं जीवित दस्तावेज। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जीवित डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसमें परिवर्तन हो सकते हैं। कहते हैं बहता हुआ पानी हमेशा साफ रहता है, जो पानी रुका हुआ होता है उसमें गंदगी हो जाती है। संविधान ना केवल जो समकालीन परिस्थिति है उनके सवालों से जुड़ा है, बल्कि कई ऐसे उसमें, जैसे आप कहेंगे कि भाई परिवर्तन हो सकता है तो फिर तो अभी तक परिवर्तित हो गया होगा, पूरा चेंज हो गया होगा। नहीं, जो आज की परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से संविधान में परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन जो उसका मूल ढांचा है, स्थायी महत्व, ऐसे उसमें कुछ चीजें हैं। जैसे अगर कहा गया कि आपकी समानता, सबकी समानता होनी चाहिए, क्या ये चेंज हो सकती है? आप कहेंगे 50 साल पहले, 50 साल बाद, मैं कहूंगा 100 साल बाद भी ये चीज चेंज नहीं होगी कि हर आदमी, महिला और पुरुष बराबर होने चाहिए। क्या ये चेंज हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता। ये हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि ये परिस्थिति नहीं है। अगर विश्व चलेगा तो औरत मर्द दोनों साथ चलेंगे, ये चीज तो कभी चेंज नहीं हो सकती। क्या संविधान इतना पवित्र दस्तावेज है? आपको याद है मैंने एक 3 धर्म किताबों का नाम लिया था, तो क्या ये इतना पवित्र है कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता? ये सवाल हम पूछेंगे, आप भी, आपके दिमाग में भी आता होगा। क्या यह एक इतना बड़ा फैसला हो गया एक जमाने में? कुछ लोगों ने बैठ के, करीबन 300 लोग थे, उन्होंने बैठ के एक फैसला ले लिया कि सामान्य कानून की तरह जब चाहे उसको बदल नहीं सकते आप, या फिर आपने उसको लचीला बनाया कि जब चाहे कोई भी आए बदल दे, कोई भी सरकार आए फटाफट अपने हिसाब से बदल दे। कठोर, लचीला, 2 शब्द मैंने कहे थे। हमारा संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज नहीं है, एक किताब बना के रख देगी जिसको कभी ना चेंज हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो संविधान निर्माता थे उनको ये आभास था, दूरदर्शी लोग थे, बड़े लोग थे, लीडर थे, वो उनको पता था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय ऐसी चीजें आएंगी जिससे हमको संविधान में परिवर्तन के कोई ना कोई जरिए देने पड़ेंगे। अनुच्छेद 368 में क्लियर लिखा हुआ है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा और इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है, पहले से विद्यमान उपबंधों में को बदल या हटा सकती है। यानी मान लीजिए ये अनुच्छेद लिखा, संविधान एक और जोड़ सकती है, चौथा और जोड़ देगी। हो सकता है संविधान दूसरा वाला हटा दे, मतलब संविधान नहीं, संविधान में जो लिखा है वो सरकार हटा दे, दूसरा हटा दे, चौथा जोड़ दे। हो सकता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दोनों हटा दे। ये समय की मांग पे है। तो आर्टिकल 368 में क्लियर लिखा हुआ है कि क्योंकि संसद एक लोगों के प्रतिनिधि का एक इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पर जो लोग आए हैं उनको हम पावर देते हैं कि वो इसमें समय के अनुसार, प्रक्रिया के अनुसार, वर्णित प्रक्रिया, यानी कि जिस तरीके से वर्णन किया गया, प्रक्रिया है बाकायदा इसकी। ऐसे नहीं कि बस कोई आया और उसको कोई अपनी राजनीतिक पार्टी का कोई अपना, उसको कुछ स्वार्थ सिद्ध करना था, उसने उस हिसाब से अमेंडमेंट कर दिए। कॉन्स्टिट्यूशन फिर की वैल्यू क्या रही? कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर कुछ भी रहा, बल्कि एक कागज है जो कभी भी आए बदल दे, ऐसा नहीं है। कुछ वर्णित प्रक्रिया है इसके पीछे। संविधान निर्माता को एक ही साथ, संविधान को लचीला और कठोर बनाने के पक्ष में थे। ये जो शब्द मैंने कहा बार बार आएंगे। लचीला का मतलब क्या होता है? लचीला मतलब फ्लेक्सिबल। आपने जिम्नास्ट को देखा है, जिम्नास्टिक्स करते हैं, वो कितने लचीले होते हैं। और आपने देखा कि बॉडी बिल्डर एकदम कठोर होता है, वो बिल्कुल एकदम स्टिफ खड़ा होता है।
तो लचीला संविधान का मतलब होता है कि जिसे आसानी से हम परिवर्तित कर सकें, जिसमें चेंज कर सकें, संशोधन कर सकें, अमेंडमेंट कर सकें। लेकिन ऐसे संविधान जिनमें चेंज करना, अमेंडमेंट करना, मॉडिफिकेशन करना बहुत बहुत मुश्किल है, उनको हम कठोर कहते हैं। भारतीय संविधान में दोनों ही हैं, हम लचीले भी हैं, कठोर भी हैं। गलतियां तो सबसे होती हैं, टू err इज ह्यूमन। तो जिन्होंने संविधान बनाया, क्या उनसे गलतियां नहीं हो सकती थी? संविधान निर्माता जानते थे कि अगर कोई गलती है, कोई ऐसी चीजें इसमें रह गई है, त्रुटि रह गई है, अगर वो सामने आए और उसको उस समय के हिसाब से अगर उसमें परिवर्तित किया जाए, यानी कि उस प्रावधान को हटा दिया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारा संविधान एक संघीय राज व्यवस्था बनाने के पक्ष में था। इसका मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और फिर सारी स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी। 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट 28 है। हमारी संघीय राज व्यवस्था है, फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि हर एक स्टेट में भी सरकार है। इसलिए ऐसे कुछ प्रावधान इसमें दिए गए कि राज्यों की शक्ति के बिना, या राज्यों को इस तरीके से शक्ति दी गई कि इनकी सहमति के बिना सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज ना कर पाए। वरना तो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को सारे पावर दे दिए गए, आके वो चेंज करती रहेगी। संविधान फिर क्या रह जाएगा? उसको आप पार्टी संविधान कह सकते हैं कि एक पार्टी आई, उसका संविधान बन गया, अगली पार्टी आई 5 साल में, उसने चेंज कर दिया उसको ना। स्टेट गवर्नमेंट, कई ऐसे चीजें हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अगर जब तक हाँ नहीं कहेगी, सहमति नहीं बनाएगी, तब तक आप परिवर्तन नहीं कर सकते। अब मैं संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको जरा आपको ग्राफिकल तौर पर समझाता हूं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, इसमें कुछ ऐसे संशोधन है, ऐसे कुछ परिवर्तन है, 3 तरीके के परिवर्तन होंगे इसमें। कुछ ऐसे परिवर्तन है संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर। संसद है, दोनों राज्यसभा, लोकसभा, वहां पर एक सामान्य बहुमत मिल गया तो उसमें आराम से चेंज हो सकता है, बहुमत मिलने की देर है। दूसरा, आइए पहले मैं जो ये वाला बता रहा हूं वो ये हो गया। पहला मैं आपको बताऊं, संसद मतलब अब हम यहां पर बात कर रहे हैं 2 चीज, एक सदन, 2 सदन। फिर से समझिए, पहले जो मैंने बताया कि संसद मतलब केवल, अब लोकसभा की बात करता हूं मैं, केवल लोकसभा में अगर बहुमत मिल जाए तो कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। अब संसद के दोनों सदन अलग अलग विशेष बहुमत वहां पर मिले तब परिवर्तन हो सकते हैं। इसके अलावा ये विशेष बहुमत भी मिले दोनों सदनों में, और उसके अलावा कुल राज्यों की जो आधी विधायिकाएं हैं वो भी इसके सहमति में हो। ये सब अनुच्छेद 368 में दिया हुआ है। मैं फिर से समझाता हूं आपको। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होगा, ये है आपकी लोकसभा, ये है आपकी राज्यसभा, और ये है आपकी विधानसभा। विधानसभा कितनी होंगी? देखिए 28 राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज भी है, हमारी दिल्ली में भी वो है आपकी विधानसभा है। तो ध्यान रखिएगा, विधानसभा बहुत सारे क्षेत्रों की है, पूरे राज्य जहां जहां यूनियन टेरिटरीज में है, टेरिटरी में विधानसभा है, वो सब आपको यहां मिला लीजिए। तो बड़ा नंबर है ये, बहुत बड़ा नंबर है। कई प्रावधान ऐसे हैं जिनको केवल लोकसभा में बहुमत मिल जाए तो पास हो जाएंगे, पहला। दूसरा, कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें लोकसभा में भी बहुमत मिले और राज्यसभा में भी बहुमत मिले तब ये पास हो पाएंगे, दूसरा। तीसरा, लोकसभा में भी बहुमत मिलना चाहिए, राज्यसभा में भी बहुमत मिलना चाहिए, और उसके बाद विधानसभा, आधे से ज्यादा विधानसभाओं में भी बहुमत मिलना चाहिए, तब ये पास होंगे। तो इसकी 3 श्रेणियां हो गई प्रावधान जो अमेंडमेंट हो सकते हैं। 3 तरीके के अमेंडमेंट हो सकते हैं। एक में लोकसभा पारित कर दे, हो गया परिवर्तन। एक में लोकसभा राज्यसभा दोनों को पारित करना पड़ेगा बहुमत से, तब होगा अमेंडमेंट। तीसरा, जो लोकसभा राज्यसभा तो है ही, साथ में विधानसभा जितने भी एमएलएज हैं, एमएलए एमएलसी, वो भी इस पे हाँ करेंगे आधे से ज्यादा, तब ये परिवर्तन होगा। तो यहां पर जो है इसमें हम लचीलापन देखते हैं, दूसरे और तीसरे में हम देखते हैं कि कठोरता आ गई है अब, और तीसरा तो बहुत कठोर है। तो हम इसको बताएंगे लचीला, इसको बताएंगे कठोर। संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद हैं जिसमें संसद यानी कि लोकसभा है, वहां पर सिंपल कानून बनाया जाए और संशोधन कर दिया जाए। यहां पर अगर आप चाहें थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से 3 तरीके के परिवर्तन होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया, और भी थोड़ा गूढ़ता से एग्जाम में लिखने के तौर पे आप पढ़ सकते हैं इसको। एक तो सिंपल कानून बना दीजिए लोकसभा में,
ये बड़े लचीले हैं, मैंने कहा था कि बड़े लचीले हैं, बड़े सॉफ्ट से हैं, ये जिम्नास्टिक जो करते हैं उनकी तरह है। अब इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन किया जा सकता है। विधि, इसमें एक शब्द आएगा विधि, मैं इसको पढ़ता हूं, आपको फिर समझाता हूं। अनुच्छेद 2, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। इसका मतलब केवल संसद, केवल लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, और लोकसभा में किसकी मेजोरिटी होती है? जो सरकार है। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहां से आते हैं? जो लोकसभा में जिनकी मेजोरिटी है, जिनकी सरकार है। वो जिनकी सरकार है वो कभी भी नए राज्य बना सकते हैं और नए राज्यों का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं, एक राज्य को 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं। ये इनके पास पूरा पावर है। इसके लिए ना तो इनको राज्यसभा के बारे में सोचना है, ना तो इनको एमएलए या एमएलसी के बारे में सोचना है। ये पहली चीज हो गई। विधि मतलब विधि जहां शब्द आएगा इसका मतलब लोकसभा की बात हो रही है। अब संविधान के जो बाकी खंड है या बाकी जो अनुच्छेद है उनपे अगर संशोधन करना है, उनमें अगर चेंज करना है, तो अनुच्छेद 368 में क्लियर दिया हुआ है। तो 2 तरीके हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया, क्लियर लोकसभा में मेजोरिटी हो। एक इसमें आता है कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों में एक विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। और तीसरा, जैसे मैंने बताया, वो तो बहुत ही कठोर है। इसमें लोकसभा राज्यसभा तो है ही है, यहां पर तो आपको विशेष बहुमत चाहिए। साथ में यहां पर जो अलग अलग राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, यानी कि राज्य की जो विधान पालिकाएं हैं उनकी आधी संख्या से भी ज्यादा की आवश्यकता होती है। मतलब आधी संख्या कम से कम होनी चाहिए जो इस बात को एग्री करे। आपने ध्यान दिया होगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमेशा लोकसभा से शुरू हो रही है, फिर राज्यसभा, फिर एमएलसी पे जा रही है। इसका मतलब कि जब भी संविधान में संशोधन किया जाएगा तो उसमें वो लोग इन्वॉल्व होंगे जिनको हमने इलेक्ट किया है। संसद में विशेष बहुमत के अलावा किसी बाहरी एजेंसी, कोई भी, संसद की बात हो रही है, इसके अलावा कोई एक बाहरी एजेंसी इसमें नहीं आती है। यानी कोई संविधान आयोग कह दे, कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन हो गया, या कोई भी और अन्य कोई भी निकाय है, वो इस प्रक्रिया में कहीं शामिल नहीं है। या तो आप लोकसभा देख रहे हैं, ये हम लोगों ने एमपी इलेक्ट किए, राज्यसभा जो यहाँ पर राज्यों ने भेजे हैं, जो एमपी भेजे हैं, इसके अलावा यहाँ पर हमने जो जिन लोगों को विधायक चुना है यानी एमएलए चुना, वो यहाँ पर है। तो वो जनता के प्रतिनिधि हैं, जहां कानून बनाया जाता है वही कर सकता है। बाकी सभी विधेयक की तरह संशोधन विधेयक भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। इसका मतलब कोई भी विधेयक, कोई भी बिल जो होता है वो कहां जाता है? वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट जो है पुनर्विचार पे भेज सकते हैं इसको। लेकिन अगर संविधान संशोधन है तो ये साहब फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, इनको पुनर्विचार का अधिकार नहीं, ये वापस नहीं भेज सकते। संविधान संशोधन तो साहब को मानना ही पड़ेगा। तो संशोधन के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझने की जरूरत है आपको कि संशोधन के प्रश्न पर अंतिम राय किसकी है? आपके और मेरे चुने हुए प्रतिनिधि की, यानी एमपी या एमएलए की, केवल इन्हीं की है। इनको किन्होंने चुना है? विधायक को कौन चुनता है? हम चुनते हैं, डायरेक्ट वोट डालते हैं जाके। एमपी को कौन चुनता है? हम लोग चुनते हैं, डायरेक्ट जाके हम उनपे वोट डालते हैं, राइट। एक शब्द इसमें आया, विशेष बहुमत। अब हमने ये तो कह दिया विशेष बहुमत, ये तो ओपन एंडेड हो गया ना। आपको क्लियर करना पड़ेगा विशेष बहुमत होता क्या है, विशेष बहुमत का मतलब क्या है। तो कोई भी विधायिका, जिस विधायिका की हम बात कर रहे हैं, इसमें जब कोई विधेयक या प्रस्ताव आता है, कोई बिल आता है, उसके लिए सदन में जितने भी उपस्थित लोग हैं उनके साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए ये सदन है, लोकसभा मान लीजिए, इसमें 247 सदस्य हैं। ये सभी सदस्य एक विधेयक पर मतदान करते हैं। अगर इन सदस्यों में कम से कम 124, इसको जरा 124 कर लीजिए। मैंने क्या किया, ये कितना बन रहा है? 124, मतलब इसके पक्ष में मतदान करते हैं, तो फिर ये पारित हो जाएगा, क्योंकि सदन में 247 ही लोग तो अवेलेबल हैं। 247 लोग आए, बाकी लोग घर पे आराम कर रहे हैं। 124 लोग आ गए, उन्होंने इसके पक्ष में मतदान कर दिया। ये सामान्य विधेयक है, नॉर्मल बिल पास हो गया। लेकिन संविधान संशोधन के लिए ये चीज लागू नहीं होती है साहब। इसके लिए क्या होगा? संविधान में संशोधन करने के लिए 2 प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। पहली 2 प्रकार के विशेष बहुमत चाहिए। पहली,
सबसे पहला है संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। पहली चीज फिर से समझिए, ये संविधान संशोधन में जो पहली चीज होती है वो ये है कि संविधान जो संशोधन विधेयक है उसके पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। मैं इसका एग्जांपल लूंगा आप अभी यानी सदन में कितने उपस्थित है इससे मतलब नहीं है। सदन में मान लीजिए 545 सदस्य है, किसी भी संविधान संशोधन अगर करना है तो 273 कम से कम ऐसे लोग होने चाहिए जो इसके पक्ष में वोट करें। ऐसा नहीं है कि अगर 545 है और सदन में मान लीजिए बाकी लोगों ने छुट्टी मार ली और 300 लोग ही आए तो आप कहेंगे नहीं 150 में पास हो जाना चाहिए, तो आधे से ज्यादा हो गया ना। 300 आए चाहे कितने भी आए, 545 की अगर संख्या है तो 273 होनी है। 300 भी आए तो 273 लोग इसके पक्ष में वोट करेंगे, तभी ये पारित माना जाएगा संविधान संशोधन। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पहली चीज मैंने बता दी कि संविधान संशोधन के लिए जो पक्ष में मतदान कर रहे हैं वो सदन की जो कुल संख्या है उसके आधे से ज्यादा होनी चाहिए। कितने उपस्थित है इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है बिल की, उसमें जितने लोग आए हैं उनमें से आधे लोगों ने इससे ज्यादा ने वोट कर दिया, वो हो गया पारित। संविधान संशोधन में ऐसा नहीं है, अमेंडमेंट ऐसा नहीं कर सकते आप। दूसरी बात समझिए, इसमें संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। यानी संशोधन का समर्थन करने वाले जो सदस्य हैं उनकी जो संख्या है, जो समर्थन कर रहे हैं उनकी जो संख्या है वो मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होने चाहिए। यानी मान लीजिए आपके 300 मेंबरान है, 300 तो 2/3 कर दीजिए, इसका कितना आएगा आपका 100 200। अगर संविधान का संशोधन होना है तो संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 यानी कि अगर 300 है तो 200 2/3 होनी चाहिए। तो संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से पारित होना, यानी कि ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया ये केवल लोकसभा के लिए है। यही जो कार्यक्रम चलेगा वो राज्यसभा में भी चलेगा, सेम चीज राज्यसभा में लागू होगी, सेम गणित, सेम कंप्यूटेशन। ऐसा कभी भी नहीं है कि इन दोनों में अगर चीजें नहीं बन रही है तो संयुक्त कंबाइंड सेशन बना लिया जाए ना। आप लोकसभा राज्यसभा को बुला के ये अगर संविधान संशोधन पारित नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी संशोधन विधेयक, ये जो विशेष बहुमत मैंने बताया आपको, ये जो प्रक्रिया बताई, इसके बगैर पारित नहीं हो सकता। फिर से समझाता हूं, 545 सदस्य है, 273 इसमें मेजॉरिटी चाहिए। 545 में चाहे कितने भी आए, चाहे 300 आए प्रेजेंट है, तब भी 273 ही चाहिए। मान लीजिए लोकसभा में 400 सदस्यों ने किसी एक विधेयक पर होने वाले मतदान में भाग लिया है। इस विधेयक को पारित करने के लिए कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी, कितने की होगी? पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि जितनी संख्या है उसमें जो मेजॉरिटी है उतना, या फिर दूसरी जो चीज है यहां पर मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार का विशेष बहुमत होता है। एक तो जितने लोग हैं उनमें से जितने प्रेजेंट है उसमें आधे से ज्यादा। दूसरा यह है कि जो भाग ले रहे हैं, संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। तो अगर 400 मेंबर है तो 2/3 कर दीजिए आप इसका, जो भी नंबर आएगा 800/3, इतने मेंबर्स इसमें अगर एग्री कर रहे हैं तभी आपका पारित होगा। सत्तारूढ़ दल जो होता है, काफी कम बहुमत और विपक्ष के विरोध के बावजूद बजट होता है या कोई भी अपने पसंद का विधेयक है वो तो पारित करा लेता है। जो भी सरकार बनती है, आपने देखा होगा, कोई भी बिल आता है उसको मनी बिल बना के या बहुमत से आराम से पास करा देता है, चाहे बजट हो या कोई भी अपने पसंद का विधेयक है जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में तय किया हो। लेकिन यही दल जब इनको संविधान संशोधन करना पड़ता है तो बगैर ये विपक्षी दलों को
अपने विश्वास में लिए हुए, संज्ञान में लिए हुए, उनको अपने फेवर में लिए हुए संविधान संशोधन ये कर ही नहीं सकते। नॉर्मल बिल तो ये पास कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। राज्यों द्वारा अनुमोदन, अब ये तीसरी चीज कठोर भी है। तो कहीं तो संसद डायरेक्टली एक बिल की तरह उसे संशोधित कर सकती है संविधान को, लेकिन जब राज्यों का अनुमोदन चाहिए होता है, इसका मतलब राज्य उसमें अपनी भूमिका अदा करें, स्टेट्स। संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें अमेंडमेंट या संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत केवल जरूरी नहीं है, जो हमने विशेष बहुमत देखा। उसके अलावा बहुत सारी चीजें, उसके अलावा एक और चीज आती है कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का जो वितरण है उससे संबंधित या जनप्रतिनिधित्व से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए राज्यों से परामर्श करना और उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। मैं आपको फिर से समझाता हूं। अगर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट है, इनके बीच में अगर कुछ चेंजेस है, मान लीजिए यूनियन कुछ स्टेट लिस्ट से चाहता है या स्टेट लिस्ट कुछ यूनियन लिस्ट से मांगता है, या कॉन्कर्ड लिस्ट से। कॉन्कर्ड लिस्ट में तो वैसे दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर यहां कोई ऐसी बात आती है जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, या कोई जनप्रतिनिधित्व के संबंधित कोई ऐसा अनुच्छेद है, उसमें अगर संशोधन करना है, तब आपको राज्यों का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। जो संघीय संरचना है, क्योंकि यहां पर हमारा जो देश है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि प्रोविंशियल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय संरचना है। तो इसमें जितने भी इससे संबंधित, अगर फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, उसके अलावा एक तो ये हो गया, इसमें आपको राज्यों का अनुमोदन चाहिए होगा, राज्यों की एक्सेप्टेंस चाहिए होगी। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स जो है उनको भी इसी प्रकार से राज्यों का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। केवल सरकार एक बिल लाके हमारे मौलिक अधिकार नहीं चेंज कर पाएगी, संशोधित नहीं कर पाएगी। तो भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए एक व्यापक बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। संविधान में इतने संशोधन क्यों किया गया? अभी हमने कहा कि भाई जो संविधान है वो तो कठोर भी है, लचीला भी है। अगर इतने संशोधन हुए, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि वो बहुत ज्यादा लचीला है, इतने ज्यादा संशोधन हो गए। तो 26 जनवरी 2006, अब मैं 2020 की बात कर लेता हूं, तो 26 जनवरी अगर आप 2020 की बात करें, जनवरी कर देते हैं इसको, संविधान को तकरीबन 70 साल से ऊपर हो गए, 70 साल के करीब हो गए हैं। तो मैं अगर आज की बात करूं, वैसे तो यहां पर दिसंबर 2005 में 92 संशोधन बताए गए हैं, लेकिन मैं अगर आज की बात करूं तो जनवरी 2020 के हिसाब से 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, 104 अमेंडमेंट। अब अगर संशोधन प्रक्रिया में कठोरता है तो इतने ज्यादा संशोधन कैसे हो गए? कई लोग इसमें कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ज्यादा संशोधन हो गए। इस नंबर को देख के मैं कुछ आपको संशोधन बताता हूं। ये लेटेस्ट संशोधन है जो 25 जनवरी 2020 को हुआ है। इस तरीके से इसके पहले 12 जनवरी को, 11 अगस्त 2018 को, तो यहां पर 104th जो हुआ है, लेटेस्ट हुआ है अभी। 1970 और 1990 के बीच में जो 2 दशक थे, 20 साल का जो समय था, इसमें बहुत सारे संशोधन हुए। 104 आप जो देख रहे हैं, या आप देखिए जो 2005 तक भी हमको 92 दिख पा रहे हैं। तो इसमें यह था कि जो 20 साल का दरमियान था, समय था 1970 और 1990 के बीच में बहुत ज्यादा संशोधन हुए। 1974 और 1976 ये 3 साल बड़े महत्वपूर्ण हैं। 1974 और 1976 ये जो 3 साल है ना, इसमें आप देखें कि 3 वर्ष, केवल 3 वर्ष में 10 संशोधन हुए। उसके बाद 2001 और 2003 में, ये भी 3 साल का वर्ष है, इसमें भी 10 संशोधन किए गए। पहला जो टाइम है, इसमें कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सत्ता थी और कांग्रेस पार्टी के पास अच्छा खासा बहुमत था। इसमें क्या हुआ, पहले काल के बारे में बता रहा हूं।
इसमें लोकसभा में उनके 352 सदस्य थे और ज्यादातर जो भी स्टेट गवर्नमेंट थी यानी कि विधानसभा में उनकी स्थिति बहुत मजबूत थी। इसका मतलब राज्यसभा में भी उनको बहुमत प्राप्त थी और विधानसभा में भी बहुमत प्राप्त थी। लेकिन अब 2001 और 2003 के बारे में बात करते हैं तो ये जो है ये काल गठबंधन का था। यहां पर कांग्रेस नहीं थी लेकिन बाकी पार्टियों ने गठबंधन बना के सरकार बनाई थी। तो ऐसे में कई सरकारें काम कर रही थी, मिल के काम कर रही थी। तो इसीलिए ये जो संशोधन है केवल सत्ताधारी पार्टी के बहुमत पर ही निर्भर नहीं करते थे। जो संशोधन इसमें 74 से 76 तक 3 हो गए, 2001 से 2003 में भी यहां पर 10 हो गए, इन 3 सालों में 74 से 76 10 साल हो गए, 10 संविधान संशोधन हो गए। 1 से लेकर 3 2001 से 3 में भी 10 हो गए। यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, यहां पर लेकिन गठबंधन सरकार है। ये ग्राफ में भी बताया गया है कि भाई एक दशक के दौरान कितने संशोधन किए गए, यहां पर संख्याएं देख रहे हैं तो यहां पर 2 पीक्स आपको दिखती हैं। इसके अलावा 10 संशोधन की अवधियां कौन कौन सी थी वो यहां पर बताया गया कि कब कब 10 संशोधन हुए। तो एक मैंने एग्जांपल लिया यहां पर कि 10 संशोधन हुए, लेकिन जरूरी बात इसमें जो आपको बताने की है वो ये है, इसको बात को समझिए आप, कि यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, यहां पर गठबंधन की सरकार थी। तो इसका मतलब यह है संशोधन जो होता है वो केवल ये नहीं कि सत्ताधारी पार्टी कर लेती है, ऐसा नहीं है, सारी पार्टियों के बहुमत पर निर्भर करता है। मतलब सारे बहुमत मतलब सबको ही एक्सेप्ट करें तब जाके संशोधन होगा। मैंने जैसे कहा कि संशोधन जितने भी हैं, जितने अमेंडमेंट हुए उसमें लोगों ने बड़ा क्रिटिसिज्म किया, बड़ी आलोचना की कि भाई इतने सारे संशोधन। तो संशोधन के पीछे जो सत्ताधारी दल है उसकी राजनीति सोच बहुत मायने नहीं रखती है। जैसे मैंने अभी बताया, जो भी संशोधन है, चाहे आप वो 74 से लेकर 76 का समय देख लें, चाहे 2001 से लेकर 2003 के तक का समय देख लें जहां पर बहुत सारे संशोधन हुए, तो वो सब जनता की मांग थी। इसका मतलब ये है कि ये समय की जरूरतों के हिसाब से हुआ है। समय जो मांग कर रहा था, जिस समय जो मांग हो रही थी उसके हिसाब से संशोधन किए गए। अब जो संशोधन की विषय वस्तु है, मैं इस संशोधनों को जो भी अमेंडमेंट हो रहे हैं, अमेंडमेंट मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर रहे हैं, तो इनको हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। जो पहली श्रेणी है उसमें वो संशोधन है जो केवल भाषा, कम करें तकनीकी या प्रशासनिक प्रवृत्ति के हैं, यानी कि जो संविधान के जो मूल उपबंध है उसको स्पष्ट बनाना कि भाई कोई चीज ऐसी लिखी है उसको क्लियर कर देते हैं, चलो शब्द जो है उसको क्लियर कर देते हैं। या फिर कुछ छोटे मोटे संशोधन जो होते हैं उनको हम पहली श्रेणी में शामिल करते हैं, वो छोटे मोटे, यानी केवल इसको समझ सकते हैं कि आप तकनीकी भाषा जो लिखी हुई है उसमें थोड़ा संशोधन कहा जा सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु सीमा है वो हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनकी 60 साल उनकी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की एज थी, उसको 62 साल कर दिया गया। ये 15वें संशोधन में किया गया। इसी तरीके से जो सर्वोच्च न्यायालय है उनकी न्यायाधीश जो थे उनका पैसा बढ़ाने के लिए, वेतन बढ़ाने के लिए एक 55वां संशोधन किया गया। तो ये 55वां संशोधन था। इसी तरीके से विधायिका में जो हमारी जो लेजिस्लेचर है उसमें एससी और एसटी इनके सीटों के आरक्षण के लिए चेंज किया गया। तो मूल उपबंध में जो आरक्षण की जो व्यवस्था है, बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कहा गया था एससी एसटी जो है इनको रिजर्वेशन मिलेगा 10 साल तक। लेकिन 10 साल होने के बावजूद भी उनकी जो स्थिति है उसमें इतना ये कहें कि अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, उनका इतनी अच्छी उनकी व्यवस्था नहीं बनी, तब 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। तो ये हर बार संशोधन कर करके ये 10 साल बढ़ाया जाता है। तो इनको हम इसमें लाते हैं कि छोटे मोटे जो तकनीकी होते हैं उनको हम इस श्रेणी में लाते हैं। अब आपको याद है राष्ट्रपति पद के बारे में हमने जो बात की थी, तो संविधान में यह माना गया था कि जो हमारी संसदीय व्यवस्था है उसमें जो राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के हिसाब से काम करेंगे। लेकिन उसके बाद एक अनुच्छेद 74(1) में संशोधन किया गया और ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मंत्री परिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। राष्ट्रपति साहब जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात सुनेंगे, माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो इनकी मतलब देश इनकी सलाह पे काम कर रहा है, नहीं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि सरकार के सलाह पे या उनकी बात सुनेंगे और उन्हीं के हिसाब से, क्योंकि साइन होने तो उन्हीं के पास जाते हैं, तो हर चीज को उनको साइन करना पड़ेगा। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया 74(1) में। अब व्याख्याएं या ये कहें जो परिभाषा है उनके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, हर आदमी अलग तरीके से चीजों को समझता है।
तो संविधान की जो व्याख्या है, मतलब अगर कोई शब्द लिखा हुआ है या कोई अनुच्छेद लिखा हुआ है, उसको समझने को लेकर जो न्यायपालिका है और सरकार, यानी जो जुडिशरी है और जो लेजिस्लेचर है, उनके बीच में हमेशा मतभेद होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। तो कई बार जो संसद है वो जो न्यायिक व्याख्याएं हैं उनसे सहमत नहीं होती। मान लीजिए जुडिशरी ने कोई डिसीजन दिया, संसद कहती है नो, हम नहीं मानते इसको, तो उसके लिए क्या करेंगे वो? लेजिस्लेचर के पास क्या पावर है? विधायिका के पास यह है कि संविधान संशोधन कर दो, है ना, यही पावर है। जुडिशरी कुछ कहती है, लेजिस्लेचर को पसंद नहीं आता है तो वो संविधान संशोधन कर देते हैं। तो 1970 से 75 के बीच में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आई, ऐसी बहुत सिचुएशन पैदा हुई जब न्यायपालिका ने कुछ कहा और उसको बदलने के लिए, उस बात को ना मान के लेजिस्लेचर ने संविधान संशोधन किया। तो मौलिक अधिकार और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको लेकर भी संसद और न्यायपालिका बीच में, यानी अगर हम पार्लियामेंट कहें और जुडिशरी के बीच में, जहां तक हम फंडामेंटल राइट्स और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत देखते हैं, उनके बीच में भी, इसको लेके भी इनके बीच में हमेशा तनातनी रही है। इसी तरीके से एक निजी संपत्ति का जो अधिकार है उसके दायरे और जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है वो, या राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट की बात ना करूं मैं, पहले राइट टू प्रॉपर्टी जब ये हमारा मौलिक अधिकार में शामिल था उस समय बड़ा विवाद हुआ दोनों के बीच में। तो 1970 से 1975 के काल में संसद ने न्यायपालिका की जो प्रतिकूल व्याख्या है उसको निरस्त करते हुए बार बार संशोधन किए। जहां 1970 और 75 की बात बता रहा हूं मैं, अब आप देखिएगा, मैं बताऊंगा किसकी सरकार थी। यहाँ पे हुआ ये कि जो भी चीज हो रही थी, जुडिशरी नहीं मानती थी, पार्लियामेंट संशोधन कर देती थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर देती थी, तो ये सब चीजें चलती रही। अब राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से जब संशोधन होता है, यहां पर मैंने एक चित्र दिखाया है, ये हिंदुस्तान की आयरन लेडी थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और 1966 से लेकर 1977 तक इन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर रही, और बीच में फिर एक बार फिर नहीं आई, फिर उसके बाद आ गई, इस तरीके से हुआ। लेकिन 1984 में इनकी हत्या कर दी गई थी। इनके जो खुद के बॉडीगार्ड थे उन्होंने इनको गोली मार दी थी। इनके रहते हुए काफी संशोधन हुए। उसके बाद जैसे आज हम देख रहे हैं, जब से मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। तो जब भी सरकार आती है समय के हिसाब से परिवर्तन करती रहती है। राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से जब संशोधन होते हैं, जो तीसरा टाइप का जो संशोधन होता है वो उस टाइप का होता है जिसमें राजनीति दल जो है आपस में आ जाते हैं। जैसे कांग्रेस और बीजेपी साथ में आ गई और उन्होंने मिलके संशोधन एक्सेप्ट किया। तो 1984 की मैं बात बताता हूँ। 1984 एक बहुत बड़ा समय है, क्योंकि 1984 में एक बहुत बड़ी हस्ती थी ये, और इनकी हत्या कर दी गई थी। तो 1984 के बाद उसके बाद जो बहुत सारे संशोधन किए गए, उनको हम इस श्रेणी में रखते हैं जब बहुत सारी जो पार्टीज थी उन्होंने मिलके संशोधन किए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये 52 अमेंडमेंट था, और 52 और फिर 91 जो अमेंडमेंट था। इसके अलावा जो मताधिकार है उसकी आयु को 21 साल किया गया, जो 21 साल से 18 साल किया गया। पहले 21 साल थी, फिर ये 18 साल किया गया। ऐसी है 73 और 74, यानी जो पंचायती राज है और जो नगर पालिका से रिलेटेड जो संशोधन था यह किया गया। फिर इसके बाद नौकरियों में आरक्षण सीमा बढ़ाने के लिए और जो प्रवेश होता है नौकरी में उसके नियमों को क्लियर करने के लिए संशोधन किए गए। इसके बाद 1992, 93, इसके बाद इन कदमों को लेकर देश में एक आम सहमति का माहौल पैदा हो गया था कि लोग आपस में मिलके, मतलब अलग अलग पार्टीज भी, अलग अलग विचारधारा की भी मिलके काम कर रहे थे। और इसमें जब ये सब जो परिवर्तन हुए, जो मैंने आपको नाम गिनाए, जब ये संशोधन हुए तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन कुछ विवादास्पद संशोधन जरूर रहे। 1971 से लेकर 76 जब इंदिरा गांधी जी थी, तो विपक्षी दल जो है बड़े संदेह की दृष्टि से, या फिर बड़े इसे कहते हैं स्केप्टिकल तरीके से ये जो संशोधन होते थे उनको देखते थे। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था, ये मैं अभी बताऊंगा आपको। इन संशोधनों के माध्यम से जो सत्तारूढ़ दल है, यानी जब कांग्रेस की सरकार थी, वो मूल रूप से क्या करना चाहते थे, उनको ये लगता था कि ये संविधान का जो प्रारूप है उसको बदलना चाहते हैं। तो जो 38वां, 39वां और 42वां संशोधन हुआ ना, इस पे जो बाकी पार्टी थी उन्होंने बड़े संदेह की दृष्टि से देखा कि ये तो पूरा का पूरा आप संविधान को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ यह था कि 1975, एक बहुत बड़ी डेट है, जून 1975 जून में
आपातकाल की घोषणा हुई थी। आपातकाल मतलब इमरजेंसी। अब ये जो 3 संशोधन है वो उसी पृष्ठभूमि से निकाले गए थे, ये उसी समय हुए थे। तो इसका मतलब ये था कि संविधान में बुनियादी परिवर्तन करना, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी में परिवर्तन कर देना। अगर आप देखें तो ये जो 42वां संविधान का संशोधन है, ये एक बहुत बड़ा संशोधन है। ये जो संशोधन है इसने संविधान के एक गहरे स्तर पर प्रभावित किस तरीके से किया था कि एक प्रकार से ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो केशवनाथ भारती वाला मामला था उसमें जो निर्णय दिया गया था उसको चुनौती दी गई थी 42वें संशोधन से, क्योंकि केशवनाथ भारती का केस बहुत फेमस था, उसको चुनौती दी गई थी 42वें संशोधन में। और इसके बाद जो था कि जो 5 साल का कार्यकाल था लोकसभा का उसको बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था। और मूल कर्तव्य संविधान ने इसी संशोधन द्वारा ये मूल जो कर्तव्य है वो इसमें जोड़े गए थे। तो संविधान का जो 42वां संशोधन है ये न्यायपालिका जुडिशरी की जो समीक्षा है कि भाई जुडिशरी किसी चीज की समीक्षा कर सकती है, किसी चीज की विवेचना कर सकती है, उस पर भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश थी। तो 42वां में बड़ा विवादास्पद ये एक संशोधन था। मैं फिर से बता दूं, एक तो चीज थी कि जो केशवानंद मामले में जुडिशरी ने तय किया था उसको चेंज करने की कोशिश की, उसको रोकने की कोशिश की गई। कार्यकाल संसद का 6 साल बड़ा कर दिया गया, 5 से 6 साल कर दिया गया। इसके अलावा जो न्यायपालिका समीक्षा कर सकती थी उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, कोशिश की गई इसमें। अब ये जो संशोधन मैं बता रहा हूं इसके द्वारा जो संविधान की प्रस्तावना यानी कि जो हमारा प्रियम्बल है, 7वीं सूची और जो 53 अनुच्छेदों में भी परिवर्तन किए गए। अब जब ये संशोधन संसद में जब पास किए गए थे, ये विवादास्पद क्यों है कि जब ये संसद में पास हो रहे थे, जब ये इमरजेंसी की सिचुएशन थी, जब ये संसद में पास हो रहे थे, तो जितने भी विरोधी दल के बड़े नेता थे, जितने भी अपोजिशन लीडर थे, वो सारे के सारे जेल में थे। कहाँ थे? जेल में थे। तभी इनमें संशोधन किया गया। उसके बाद क्या हुआ, 1975 में जब ये हुआ इमरजेंसी, 21 मंथ की ये इमरजेंसी थी 1975 से 1977 तक। और उसके बाद जब 1977 में चुनाव हुए तो कांग्रेस हार गई। फिर जो भी जितने भी 44 बनाए गए उसके बाद, उसका मतलब यही था, जो 1977 के बाद जो सरकार बनी, 43वां और 44वां संशोधन किया गया। ये बेसिकली क्या कर रहा था, ये बेसिकली 38, 39 और 42 जो संशोधन थे उनको निरस्त करने की कोशिश थी यहां पर जब नई सरकार आई। तो संविधान की जो मूल संरचना है और उसका जो विकास है, इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान के विकास को जिस बात ने बहुत हद तक प्रभावित किया है वो है संविधान की मूल रचना का सिद्धांत। बार बार हम ये कहते हैं, हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में बार बार याचिका दायर की जाती है कि ये जो बिल, ये जो कानून बनाया गया है, ये जो एक्ट बनाया गया है, ये संविधान की जो मूल भावना है या फिर संरचना है उसको ब्रेक करता है, उसको तोड़ता है। तो केशवनाथ जो भारती है उसका प्रसिद्ध मामला था संविधान के विकास में, इस मामले ने बहुत बड़ा रोल किया था। एक तो ये था कि ये जो निर्णय था जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट का, उनके द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियां बिल्कुल निर्धारित की गई थी कि भाई संसद जो है वो किस तरीके से चेंज कर सकती है, वो ऐसा नहीं कि बस दुरुपयोग करती रहे, ये क्लियर किया गया था। इसके अलावा कि संविधान के किसी या सभी भागों में संपूर्ण संशोधन यानी कि निर्धारित सीमाओं के अंदर यह अनुमति देता था कि भाई एक पेरिफेरी के अंदर आप रहेंगे तब संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक मूल भावना है संविधान की, उसका उल्लंघन नहीं कर सकती लेजिस्लेचर। कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जिससे संविधान की मूल संरचना को ठेस पहुंचा जाए। तो फिर ये जो मामला था न्यायपालिका का, वो अंतिम होगा। कभी भी संशोधन अगर सरकार करती है, अगर न्यायपालिका उसे निरस्त कर देती है कि ये गलत है तो गलत है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो संरचना का सिद्धांत स्वयं में ही एक जीवंत संविधान का उदाहरण है। जब हम कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो जीवित है, जीवंत है, इसका मतलब यह है कि जब हम एक संविधान के मूल संरचना जब भी हमको टूटती हुई लगती है तो हम उसको जुडिशरी के तहत बचाते हैं या जुडिशरी उसको बचाती है। ये भी बताती है कि संविधान एक जीवित व्यवस्था है। ऐसे बहुत सारे मैं एग्जांपल आपको दूं कि संविधान की समझ को समझने में या बदलने में न्यायिक व्याख्याओं की बहुत भूमिका है। अब जुडिशरी का बहुत ज्यादा रोल है।
हम जितना जानते हैं ना आज, जितना संविधान आज हम जानते हैं, मुझे लगता है कि जुडिशरी का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। क्योंकि जैसे मान लीजिए एक आरक्षण सीमा, जो जॉब थे और शैक्षणिक संस्थान थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में थे, इसमें आरक्षण कितना होना चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने क्लियर फैसला दिया कि जो जितनी भी सीट है, मान लीजिए 100 सीट है, इसमें 50 सीट से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते। वरना हमेशा लोगों ने 70% रिजर्वेशन कर दिया था स्टेट्स में, वो गलत था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि देखिए 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन आप कर ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। तो अब ये जो है, इसके अलावा जो अन्य पिछड़े, अब ये जो बात है ना, ये 50% वाली, ये अब सबने अंगीकार कर ली है। हर स्टेट जानता है, हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जानता है, हर आदमी जानता है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन दिया नहीं जा सकता। सबको क्लियर है, दिमाग में ये बैठ गया है। इसके अलावा अन्य पिछड़े वर्ग में क्या था, ओबीसी जो थे, वो ओबीसी सारे के सारे सबको रिजर्वेशन मिल रहा था। लेकिन ये बात आई कि देखिए, जो इसमें क्लास वन गेजेटेड ऑफिसर बन गया है, जिसको, जो ये ओबीसी है लेकिन वो क्रीमी लेयर में है, वो 1-2 लाख रुपए कमा रहा है, तो क्या इसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए? क्या इसके बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? तो इन्होंने कहा कि भाई ओबीसी में जो क्रीमी लेयर में आते हैं, वो लोग जो ऑलरेडी अच्छे पैसा कमा रहे हैं, अच्छे लेवल पे हैं, उनको हम आरक्षण नहीं देंगे। तो ये जो चीजें आई ना, ये किसने की थी? ये जुडिशरी ने की थी। तो संविधान को एक तरीके से संशोधित करने में या उसका नया रूप बनाने में जुडिशरी का भी बहुत रोल है। तो न्यायालय के जो आदेश हुए, उन्होंने भी संविधान को या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने आपको जो डिसीजन बताए हैं, ये लैंडमार्क डिसीजंस हैं और ये संविधान के लिए बनाए गए। तो संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। एक जीवित आदमी, मैं और आप, हमारे क्या होता है, हम सांस लेते हैं और हम परिस्थितियों के हिसाब से चेंज होते हैं। मान लीजिए हमारी ट्रेन छूट गई तो हम क्या करेंगे? दूसरी ट्रेन टिकट बुक कराएंगे। मतलब हमें पता है क्या करना है। तो जीवन प्राणी का मतलब यही होता है कि हम अनुभव से सीखते हैं, हमारी जिंदगी चलती रहती है। तो कोई भी संविधान जो प्रजातंत्र यानी कि जो डेमोक्रेसी की बात करता है और जो उसको समर्थ बनाता है, उसको स्ट्रांग बनाता है और नए प्रयोगों को विकास का रास्ता खोलता है, वो केवल अच्छा ही नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन टिकाऊ नहीं कहते उसको, वो टिकाऊ से ज्यादा होता है, बल्कि वो नागरिक को उसका सम्मान करने लगते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करने लगते हैं, क्योंकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो डेमोक्रेसी को संभाल के रखे और डेमोक्रेसी को ऐसा रास्ता बना दे कि डेमोक्रेसी तो वो बना ही रहा है, साथ में वो कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत टिकाऊ लगता है कि हाँ यार, ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा बनाया गया है। तो 1950 से संवैधानिक और जो वैधानिक मुद्दे हैं, उससे बार बार ये सामने आया। सबसे गंभीर प्रश्न जो था वो ये था कि भाई संसद जो है वो टॉप में होगी। सब लोग ये कहते थे कि इसमें एमपी जाते हैं, एमपी को हम लोग इलेक्ट करते हैं, और संसद में जो लोग आते थे वो कहते थे हम तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो हमारा संसद जो है सब जुडिशरी से भी ऊपर होगा, सबसे ऊपर होगा। तो संसदीय लोकतंत्र में संसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका पर इसको वरीयता प्राप्त है। लेकिन ये मतलब अगर व्यवहारिक रूप में देखें तो है, लेकिन अगर हम संविधान के रूप में देखें तो नहीं, तीनों बराबर है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि न्यायपालिका जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल है। न्यायपालिका और संसद के विवाद के दौरान संसद का यह मानना था, संसद ये कहती थी, जो हमारी जो जुडिशरी वो लेजिस्लेचर है वो ये कहती थी कि देखिए हमको लोगों ने इलेक्ट किया है, हम गरीब पिछड़े जो असहाय मार्जिनलाइज लोग हैं उनके कानून बनाने के लिए हमको संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा, इसलिए हमारे पास शक्ति मौजूद है। न्यायपालिका ये कहती थी, जो जुडिशरी कहती थी कि आप करिए, जरूर करिए, लेकिन जो आप इसका दुरुपयोग मत करिए। इसका मतलब आप चेंज तो करिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करिए, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा उसमें आप एक तो ठेस मत पहुंचाइए और कानून जो है अपने राजनीतिक लाभ के लिए मत बनाइए, और दूसरा यह कि अपने सत्ता का दुरुपयोग मत करिए। तो आपको संविधान का जो मूल ढांचा है, अब मैं बार बार बोल रहा हूं मूल ढांचा, आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं संविधान में लिखा होगा, ऐसा है नहीं, कहीं भी संविधान में कहीं भी नहीं लिखा कि मूल ढांचा क्या होता है। आप किसी से पूछ ले कि अच्छा बताओ जरा संविधान का मूल ढांचा क्या होता है, इसका बेसिक फ्रेमवर्क क्या है, किसी को नहीं पता है। ये जो चीज है ना, ये दिमाग में आ गई है, ये चीज एक बन के निकल के आई है इतने सालों में। मूल संरचना न्यायपालिका द्वारा स्वयं विकसित की गई एक अवधारणा है। यानी जब न्यायपालिका जब ये कहती है कि बेसिक स्ट्रक्चर, ये न्यायपालिका के लोग जो न्याय पढ़ते चले आए हैं, जो एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, उन्होंने उनकी ये कॉन्सेप्ट है, उनका खुद का कॉन्सेप्ट है, कहीं उसमें नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो राजनीतिज्ञों की परिपक्वता, तो यहां पर न्यायपालिका के बारे में हमने बात की कि न्यायपालिका ने किस तरीके से एक संविधान को एक नई परिभाषा दी है।
इससे एक और चीज समझ में आती है कि 1967 और 1973 इसके बीच में काफी जो है संसद और कार्यपालिका यानी कि एक कटु, बहुत कड़वा विरोधाभास हुआ था। इसके दौर में जो संसद और कार्यपालिका है उन्होंने एक संतुलित और दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता को महसूस किया। उन्होंने कहा कि भाई एक फाइनल सॉल्यूशन होना चाहिए। फिर क्या हुआ कि केशवनंद भारती का जो केस था उसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद न्यायालय द्वारा इस पर पुनर्विचार कराने के प्रयास किए गए, यानी कि जुडिशरी ने एक केशवनंद भारती केस में डिसीजन दे दिया था। सरकार ने कोशिश की कि भाई इसमें आप पुनर्विचार करिए, लेकिन न्यायालय ने नहीं किया। तो उसके बाद 42वां संशोधन कर दिया गया, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। और फिर यह कहा गया कि भाई संसद से ऊपर कोई नहीं है, संसद जो है सर्वोच्च है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, 1980 की बात है। यहाँ पर एक प्रकरण है जो मिनर्वा प्रकरण, मिल प्रकरण हुआ। इसमें न्यायालय ने अपने जो पहले जो निर्णय है उसको फिर से दोहरा दिया कि भाई हमने जो कहा, जो हमने पहले कहा था जो केशवानंद भारती में, वो बिल्कुल सही है, उन्होंने दोबारा दोहरा दिया। तो जो केशवानंद मामले में जो निर्णय दिए गए थे, 3 दशक के बाद भी संविधान की जो व्याख्या है इसमें इस निर्णय ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और आज भी कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज हुई फिर उसके बाद दोहरा दिया गया, आज भी इस समय भी जो एक तरीके से जुडिशरी ने जो चीज तय की या फिर जुडिशरी ने जो रोल प्ले किया बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या हुआ कि जो संसद है या फिर जो सरकार है उस पर एक वो लगा, उसके अगर वो दुरुपयोग करना चाहती है या वो ऐसी कोई चीज करना चाहती है जिससे संविधान पे कोई आक्षेप हो तो उस पर रोका जा सके। नेहरू साहब की एक स्पीच है, बड़ी फेमस स्पीच हुई है। तो उन्होंने एक प्रसिद्ध भाषण जो दिया था, इसमें एक स्वप्न था। उन्होंने जब सबका स्वप्न था, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए संविधान सभा और जितने भी लोग यहाँ थे, उनका एक स्वप्न था। उन्होंने कहा कि सबके लिए, जैसे संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका भी आदर्श था कि व्यक्ति की गरिमा हो, इंसान की इज्जत हो, उसको आज़ादी मिले, सबकी समानता हो, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो चाहे आर्थिक तौर पे हो, हर आदमी खुश हो, जनता की खुशहाली हो, और राष्ट्रीय एकता, उसके बारे में इन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। और आज देखिए कि इतना समय गुजर गया, 70 साल से भी ऊपर हो गए हैं, इसके बाद भी आज भी हम संविधान का, भारतीय संविधान का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उसको महत्व देते हैं। तो हमने जो चर्चा की वो ये है कि संविधान एक जीवंत डॉक्यूमेंट है। उसमें वो कठोर भी है, वो जटिल भी है, वो लचीला भी है। कठोर और लचीला से ही संबंध ये है कि कई चीज़ें ऐसे हैं जो सरकार बहुत लचीले तौर पे उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन कई ऐसे प्रावधान हैं वो इतने कठोर हैं जिनको चेंज करने के लिए एक बहुत बड़ा व्यापक तौर पे एक बहुमत चाहिए होता है। लेकिन फिर भी जुडिशरी ने बहुत रोल अपनाया। तो जुडिशरी ने जो रिजल्ट दिए, जो अपने न्यायालय ने जो डिसीजन लिए, वो भी एक हमारे संविधान को एक धारा देता है। और आज भी चाहे हम लोकतंत्र की बात करें, चाहे हम देश के नागरिकों की बात करें, राजनीति की बात करें, आज भी संविधान हमारे लिए एक बाइबल की तरह है। संविधान हमारे लिए एक निर्देशक, एक डायरेक्शन के तौर पे है जिसका हम सभी सम्मान करते हैं। अब संविधान एक जीवंत दस्तावेज, ये बहुत शॉर्ट में हम कवर करेंगे, यानी कि एक समरी के टाइप में जो भी हमने देखा उसको समराइज करेंगे। तो ये हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।